Hello my dear students, this is Anupal sir once again. In this video I am going to discuss some important inorganic questions. In the comment section I have seen that please explain some inorganic MCQ before competitive exams. Exams are knocking at the door, so follow my online tutorial classes for new videos. Do not forget to subscribe. Do not forget to share with your friends, with your brothers, with your sisters. For those, chemistry is just very much a tough subject. Actually it is not. If we understand it properly, then it seems to be easier to us. Okay, so inorganic क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गेट रेडी, एक कॉपी लेकर बैठ जाइए. लेट्स स्टार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि among the following molecule which one is linear? Among the following molecule which one is linear? ऑप्शन ए पे है CO2, राइट डाउन. ऑप्शन ए पे है CO2, ऑप्शन बी पे है NO2, ऑप्शन सी पे है SO2 और ऑप्शन डी पे है ClO2. तो इसका फॉर्मूला जो है वो होगा H equals to from chemical bonding. If we understand chemical bonding, periodic property, atomic structure, then inorganic portion will be easier to us. H equals to half V plus X minus C plus A. उसमें V क्या है? V जो है वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम. इसका मतलब जो सेंट्रल एटम होगा उसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 6, 4, 5 कितना होगा, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है. तो उसके लिए अगर आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो प्लीज उस वीडियो को अब देखिए जिसमें क्वांटम नंबर्स N, L, MS और कॉन्फ़िगरेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. X क्या है? X है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड टू इट्स सेंट्रल एटम. मोनोवैलेंट कौन कौन होता है? हमारे पॉपुलर मोनोवैलेंट एटम होता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन सब होता है जिसका वैलेंसी होता है 1. और C क्या है? C है चार्ज ऑफ कैटन और A क्या है? A होगा चार्ज ऑफ एनायन. तो H अगर 2 होगा तो वो होगा sp और स्ट्रक्चर होगा लीनियर. H अगर 3 होगा तो वो होगा sp2 और स्ट्रक्चर होगा ट्रायंगुलर. ये हमें मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पे. H अगर 4 होगा तो वो होगा sp3 और उसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल. मीथेन, अमोनिया, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर पिरामिडल और टेट्राहेड्रल. H अगर 5 होगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा sp3d, क्योंकि P तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, sp3d और वो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP स्ट्रक्चर. कैसा दिखता है? PCl5 की तरह. ऐसे ये होता है प्लेन एक ट्रायंगुलर और ट्राइगोनल. ऊपर से देखे तो एक पिरामिड की तरह पर है, यहाँ पर पिरामिड, और नीचे से भी देखे तो पिरामिड की तरह है. ठीक है. H अगर 6 होगा तो वो होगा sp3d2 और उसका होगा ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल दिखने में होता है 4 कॉर्नर्स, एक प्लेन, ऊपर एक नीचे एक, तो होगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. H अगर 7 होगा तो वो होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल. हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3. ये हमें मालूम है. तो ऐसे होता है, पेंटागन होगा ऐसे और उसका जो above the plane below the plane रहेगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा. और लोन पेयर जो है उस लोन पेयर का फॉर्मूला होगा H minus X minus D. ओके, H तो मालूम है हाइब्रिडाइजेशन, X तो मालूम है मोनोवैलेंट, और ये D फॉर क्या होता है? D फॉर होता है नंबर ऑफ bivalent atoms attached to its central atom, like oxygen, like sulfur. ये कितना होगा? तो यहाँ पर मॉलिक्यूल है CO2, तो C का स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसलिए यहाँ पर V के जगह पर we need to put 4.
X 0 क्योंकि C के साथ कोई भी मोनोवैलेंट एटम्स नहीं है, चार्ज ऑफ कोई कैटायन पॉजिटिव चार्ज नहीं है, A चार्ज ऑफ एनायन भी नहीं है, तो हाफ इंटू 4 कितना आया 2, इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर। ओके और उसमें अगर लोन पेयर हम दिखेंगे तो H माइनस एक्स माइनस डी, H की जगह पर 2 बिठाएंगे, X होगा 0 और D भी 2 बिकॉज हियर 2 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, सो 2 माइनस 0 माइनस 2 लोन पेयर होगा 0 और स्ट्रक्चर होगा लीनियर। सो यहां पर CO2 हो गया लीनियर क्योंकि H 2 निकला, CO2 हो गया लीनियर। तो क्वेश्चन क्या क्या था, CO2 था, NO2 था, ऑप्शन क्या था SO2 था और एक ऑप्शन था ClO2, तो हमारा आंसर होगा CO2। गॉट इट। सो केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर हम अच्छे से समझ ले तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक क्वेश्चन विल नॉट बी प्रॉब्लमेटिक टू अस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Following carbides, write down which of the following carbides is an acetylides। मतलब क्या है, मतलब चारों ऑप्शन है, एक है बेरिलियम कार्बाइड Be2C, एक है हमारे एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, एक है CaC2 और एक है Mg2C3। इन चारों में से कौन एसिटिलाइड देगा, तो चारों का ही हम निकल लेंगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैल्शियम कार्बाइड है, तो यहाँ पर Ca2 प्लस और होगा C2 माइनस, इजंट इट। तो C2 माइनस को देखने में कैसा होता है, ऐसा। इसका मतलब इसको अगर वाटर देंगे तो यहाँ पर एक H आ जाएगा, यहाँ पर एक H आ जाएगा, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा राइट आंसर, एसिटिलाइड कैल्शियम कार्बाइड। अगर Mg2C3 को हम वाटर देंगे तो दिखने में कैसा होगा, Mg2, इसका मतलब माथा पर है 4 प्लस, एक Mg के लिए होता है 2 प्लस, तो 2 Mg के लिए होगा 4 प्लस और यहाँ पर होगा C3 4 माइनस, isn't it? So C3 4 माइनस कैसा दिखने में हो सकता है, C3 4 माइनस मतलब देखो यहाँ पर 3 माइनस होगा, यहाँ पर 1 माइनस होगा, तो यहाँ पर अगर हम वाटर देंगे तो ये हो गया एक H, ये होगा 3H, तो इसका मतलब ये होगा प्रोपाइन। ओके एल्यूमिनियम कार्बाइड को अगर हम वाटर देंगे तो क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड को अगर वाटर देंगे तो यहाँ पर 12 प्लस होता है, यहाँ पर होता है 12 माइनस, एक कार्बन के लिए कितना माइनस होगा, 4 माइनस, तो C4 माइनस को अगर हम वाटर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH4। समझ में आया? तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा ऑप्शन सी और बाद बाकी वालों को भी मैंने दिखा दिया है। तो कौन प्रोपाइन देगा, होगा मैग्नीशियम कार्बाइड, कौन मीथेन देगा, होगा एल्यूमिनियम कार्बाइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैल्शियम कार्बाइड में कितना सिग्मा है, कितना पाई है, तो ये क्वेश्चन के साथ रिलेटेड हो गया ना। कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर मिल गया हमें, C2 माइनस, इसका मतलब 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। कैल्शियम कार्बाइड में कितना सिग्मा होता है, 1 सिग्मा और 2 पाई। डन। Next question we have, among the trihalides of nitrogen which one is least basic। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। among the trihalides of nitrogen which one is least basic। ऑप्शन है NF3, ऑप्शन है NCl3, NBr3, NI3। तो NF3 होगा हमारा आंसर क्योंकि सबका ही स्ट्रक्चर होता है ऐसा, NF3 का भी स्ट्रक्चर ऐसा होगा, NCl3 का भी ऐसा होगा, NBr3 का भी ऐसा होगा, NI3 का भी ऐसा होगा। क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूला पर बिठाएंगे, if we put the formula to determine the structure of this molecule we will get tetrahedral structure, ऐसा स्ट्रक्चर होगा और लोन पेयर होगा 1। ओके क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, यहाँ पर 5 बिठेगा, X की जगह पर 3 बिठेगा क्योंकि 3 फ्लोरीन एटम है, 3 हैलोजन एटम है, तो हाफ इनटू 8 4 का मतलब sp3 टेट्राहेड्रल और लोन पेयर यहाँ पर होगा 4 माइनस 3 और कोई डाइवैलेंट नहीं है तो इसके लिए 0 होगा, तो लोन पेयर होगा 1। तो इसका मतलब ये होगा पिरामिडल शेप। तो इफ वी नो दिस फार्मूला वी कैन गेट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोवैलेंट मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पर बेसिक, लीस्ट बेसिक बोला है। बेसिसिटी का मतलब क्या है, जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर
फ्लोरीन जो है वो तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना सबसे ज्यादा। क्लोरीन भी शो करेगा, ब्रोमीन भी शो करेगा, आयोडीन भी शो करेगा, लेकिन फ्लोरीन का माइनस आई बहुत ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो माइनस आई इफेक्ट गेटिंग डिक्रीज्ड। सो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब इसका लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी कम होता जाएगा। तो NF3 होगा लीस्ट बेसिक अमंग द नाइट्रोजन ट्राइहलाइड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following oxides of nitrogen is mixed oxide? Write down which of the following oxides of nitrogen is mixed oxide. ऑप्शन है NO, ऑप्शन B है N2O3, ऑप्शन C है N2O4, ऑप्शन D है N2O5। तो आंसर होगा N2O3, क्योंकि N2O3 जो है वो है NO2 और NO का मिक्सचर, वही बनता है N2O3। इसका मतलब यही मिक्स्ड ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का मतलब है H3PO2। तो वो मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, कितना उसका बेसिसिटी कितना है या न्यूट्रल है। तो चलिए ये सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए इसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ही जरूरी है। तो H3PO2 जो है उसका स्ट्रक्चर होगा, देखिए उसका स्ट्रक्चर होगा यहां पर H3PO2। ओके, H3PO3 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। समझ में आया? तो इसका बेसिसिटी कितना है? इसका बेसिसिटी है, मोनोबेसिक एसिड है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। H3PO4 का बेसिसिटी है 3, H3PO2 का है 1, H3PO3 का है 2। इसका मतलब H3PO2 मोनोबेसिक एसिड है। ठीक है, चलिए व्हाट वी हैव इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, XeOF4। ये कंपाउंड है XeOF4 और इसमें बोला है कि कितना नंबर ऑफ लोन पेयर्स है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 0। 4 3 1 0। हाउ मेनी लोन पेयर्स? जेनॉन के ऊपर है। तो चलिए उस फॉर्मूला पे हम बिठाएंगे H इक्वल्स टू हाफ V प्लस x माइनस C प्लस A। तो यहाँ पर V के जगह पर होगा 8, क्योंकि इनर्ट गैसेस है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। x की जगह पर यहाँ पर 4, कोई प्लस चार्ज कोई माइनस चार्ज नहीं है, हाफ इनटू, इसका मतलब है sp3d2। और लोन पेयर जो है वो होगा H माइनस x माइनस D। इसका मतलब है 6 माइनस 4 माइनस 1, एक बाइवेलेंट है तो लोन पेयर हो जाएगा 1। तो हाउ मेनी लोन पेयर्स इट हैज? 1। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पर एक लोन पेयर होगा। तो जिस ऑप्शन में 1 है दैट विल बी आवर आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट डाउन, CO2 is isostructural with, CO2 is isostructural with HgCl2, SnCl2, C2H2 और NO2। HgCl2 ऑप्शन बी है, SnCl2 ऑप्शन सी है, C2H2 और ऑप्शन डी है NO2। तो CO2 का मतलब है वो है लीनियर स्ट्रक्चर, यू नो दैट, और एसिटिलीन जो है वो भी लीनियर स्ट्रक्चर है। तो CO2 is isostructural with acetylene. Next question we have, with excess Cl2 ammonia produces, with excess Cl2 ammonia produces, ऑप्शन ए पे दिया हुआ है NH4Cl, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है N2, ऑप्शन सी पे गिवन NCl3 और ऑप्शन डी पे दिया हुआ है NH3NCl3। और इसमें बोला है कि क्लोरीन एक्सेस है एमोनिया के साथ। तो एमोनिया के साथ क्लोरीन का दोनों रिएक्शन वी नीड टू रिमेंबर, एक में एमोनिया एक्सेस होता है, एक में क्लोरीन एक्सेस होता है। तो जिसमें एमोनिया एक्सेस होता है वो बनता है, देखिए
ठीक है, बैलेंस देख लीजिए, ठीक है। और जिसमें एमोनिया एक्सेस नहीं है, क्लोरीन एक्सेस है, तो उसमें वो बनता है NCl3 और 3HCl। तो जिस ऑप्शन में क्लोरीन एक्सेस बोला है, तो जिस ऑप्शन में NCl3 विल बी देयर, दैट विल बी आवर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला है कि CO2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, पहला क्वेश्चन था CO2 इज आइसो स्ट्रक्चरल, और ये क्वेश्चन होगा CO2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है NO, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है N2O3, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है NO2+, और ऑप्शन डी पे दिया हुआ है N2। तो ये होगा हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि सी का कितना इलेक्ट्रॉन है 6 और ऑक्सीजन का कितना है 8, तो 8 to the 16 प्लस से 22, और यहाँ पर है देखिए 7, और यहाँ पर 8 to the 16 प्लस 7 23 प्लस 1, मतलब प्लस 1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो दैट वुड बी आवर राइट आंसर। गॉट इट? नाउ वी हैव which one has least bond dissociation enthalpy? Option A, which one has least bond dissociation enthalpy? इन चारों में से कौन है, किसका बॉन्ड एनर्जी सबसे लीस्ट है? आंसर होगा फ्लोरीन। क्यों आंसर फ्लोरीन होगा? क्योंकि यहाँ पर F जो है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा एकदम, स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा स्मॉलर साइज, लिनियर, और वो होगा स्मॉलर साइज। इसका मतलब स्मॉलर साइज में उसका जो रिपल्शन होगा, उसका रिपल्शन बहुत ही ज्यादा होगा, और रिपल्शन अगर ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा? वो बहुत ही अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए फ्लोरीन को हम सुपर हैलोजन कहते हैं। हमने क्लोरोफॉर्म सुना है, आयोडोफॉर्म सुना है, लेकिन फ्लूरोफॉर्म नहीं सुना है, क्योंकि फ्लूरोफॉर्म इज वेरी मच अनस्टेबल। सो यहाँ पर भी फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगा। गॉट इट? सो दैट विल बी आवर आंसर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि which is best oxidizing agent? Remember, which is best oxidizing agent? ऑप्शन ए पे है Ge4+, ऑप्शन बी पे है Pb4+, ऑप्शन सी पे है Sn4+, ऑप्शन डी पे है Sn2+। तो आंसर होगा Pb4+। क्यों? क्योंकि जिनका वैलेंस शेल में 6s2 6p2 रहता है, Pb जो है वो क्या है? Pb जो है वो कार्बन के ग्रुप पे है। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, कार्बन सिलिकॉन, सम का मतलब है कॉलेज स्टूडेंट गेट, इसका मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb। तो यहाँ पर कार्बन का मतलब लास्ट में कौन है? 2s2 2p2, इसका मतलब इसके लास्ट पे क्या होगा? 3s2 3p2, इसका मतलब इसका लास्ट पे क्या होगा? 4s2 4p2, 5s2 5p2, और इसका लास्ट पे क्या होगा? 6s2 6p2। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4। लेकिन यहाँ पर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर सकता है, जिसका 6s इलेक्ट्रॉन रहता है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर सकता है। इसका मतलब इसका आगे 6s है, इसका मतलब इसका आगे 4f है, 5d है, लेकिन यू नो दिस इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑर्डर, s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f। s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस को अच्छे से स्क्रीन कर सकता है, p ऑर्बिटल जो है वो थोड़ा कम, d थोड़ा कम, f और भी थोड़ा कम। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये 4f और 5d जो है, दे कैन नॉट स्क्रीन द न्यूक्लियस प्रॉपर्ली, सो the attraction force of this nucleus to 6s electron getting increased। इसके लिए ये शो कर सकता है 4+, शो कर सकता है, लेकिन एक्चुअली शो करेगा 2+। Pb2+ is more stable due to increased effective nuclear charge. The 6s electrons are not interested to getting removal। Got it? So यहाँ पर Pb4+ की जगह से Pb2+ बहुत ही स्टेबल होगा, तो Pb4+ Pb2+ पे जाना चाहेगा, इसका मतलब खुद रिड्यूस होगा, इसका मतलब
दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ये याद रखिएगा आप, OIL याद रखिएगा। OIL का मतलब है ऑयल, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इफ Pb4+ is getting converted to Pb2+, that means itself is getting reduced and it oxidizes others. Got it? So this type of inorganic questions what I have discussed in this video, that is very much helpful for your competitive purpose. Okay, JEE मेन नीट के लिए याद रखिए अच्छे से, we need to clear our concept regarding periodic property, regarding chemical bonding. Chemical bonding का I have uploaded Fajans rule, I have uploaded MO theory. MO theory का 3 वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसमें एक में है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ MO, दूसरे पर है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, और थर्ड वन इज फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक। CO, Cn माइनस, OH माइनस, इनका MO कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, तो उसका MO हमें याद रखना है। तो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशनल पार्ट अगर ठीक से हम, ये तीनों बैकबोन है, if we understand the concept of these 3 chapters, then inorganic problems will not be problematic to us. Okay, so like and share कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कजिन के साथ, भाई बहनों के साथ, so that chemistry will not be any more problematic. Thank you for watching and do not forget to subscribe. We will be back with some important portion in my next video. तब तक के लिए टाटा।